गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम कल 1857 के विद्रोह पर अपनी चर्चा जो है कर रहे थे। हमने उसमें कारण को बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था उसको। आज हम कारण से जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। ठीक है। सैनिकों में असंतोष किस सीमा तक 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी था? इसको आप लिख लें, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको लिख करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 8400799779, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको लिख लें कॉपी पे। सैनिकों में देखिए, हिस्ट्री में हमेशा याद रखिएगा, मैंने बताया था प्लासी की लड़ाई में भी आपको, जब बहुत सारे कारण होते हैं तो किसी एक कारण या तो तीन कारणों को मिला करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कि सीमा तक का मतलब होता है कि आपको दूसरे का जो है कारणों को भी बताना है। और जैसे आ जाए भाई कि सैनिकों में असंतोष 57 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे, इसी को एलिब्रेट करें, सविस्तार समझाएं, तो आपको 90% इसी पे फोकस ही करना है। प्रश्नों के निर्देश से तय होता है कि इनमें आंसर्स में क्या किसको कितना महत्व देना है। जब भी किसी कारण पे पूछा जाए कि सीमा तक, तो आप मान करके चलो कि आप 40 50 60% जितनी जानकारी है आपके पास, आप उसको महत्व दो। क्वेश्चंस की शुरुआत उसी से करो, उसी से राइटिंग करो आप। फिर दूसरे कारणों के बारे में भी बताओ आप संक्षेप में। ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लिख लो। डलहौजी डलहौजी की नीतियां किस सीमा तक विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी? डलहौजी की नीतियां किस सीमा तक विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी? भाई क्वेश्चन सिंपल है। ठीक जैसा हमने पहला क्वेश्चन पूछा, सेम है यहाँ पे। डलहौजी की बात करके फिर आपको अन्य कारणों की बात करनी है। बट देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, बट सिंपल होते हुए भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे डलहौजी की नीतियाँ, तो हमने जैसे बताया कि आर्थिक नीतियों में, हम चाहें तो आर्थिक कह सकते हैं। डलहौजी की आक्रामक नीति के कारण बहुत सारे शासक वर्ग की आर्थिक दशा दयनीय हो गई थी। राजनीतिक नीतियों में आपको याद होगा, तो हमने डलहौजी की आक्रामक नीति और अवध के विलय के बारे में अलग से बात किया था। ठीक है। सामाजिक सुधार वाले में आप देखोगे तो डलहौजी के समय ही महिला शिक्षा के समय भी घोर डिस्पैच है, या विधवा विवाह कानून को लेकर के बात आगे बढ़ी थी, है ना। धार्मिक कारणों को अगर आप देखोगे, 1850 में धार्मिक निर्योग्यता कानून बना था, डलहौजी का ही कार्यकाल था। सैनिकों में देखोगे आप, 1854 में निशुल्क डाक की सुविधा समाप्त कर दी गई थी। हमने क्या किया, फटाफट एक एक एग्जाम्पल अलग अलग जगह से उठा लिया। अदरवाइज क्या होगा कि प्रथम दृष्टया आप लिखने बैठोगे तो राजनीतिक कारणों के इर्द गिर्द ही अपनी बात कहते कहते परेशान हो जाओगे। तो सिंपल क्वेश्चंस में भी थोड़ा दिमाग लगाना है हमें। ठीक है। और मतलब डलहौजी पे बात होगी तो डलहौजी की पहले की नीतियां भी, 48 से पहले की भी तमाम नीतियां। ठीक है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताता रहता हूँ, कुछ कुछ नए नए आइडियाज़ देता रहता हूँ राइटिंग के लिए, ये सब भी लिमिटेड है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बस आप सुनते सुनते परिपक्व हो जाएंगे। उसको सुने और फिर थोड़ा अमल में लाने की कोशिश करें, है ना। जब तक एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हुए हैं, तब तक कोई भी क्वेश्चंस आपको दिखे, उस पर बिंदास होकर के सोचिए। बिंदास एकदम झकास जो होता है ना, बिना किसी दबाव की कोशिश करिए कि उसके साथ खेलने का, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है ना। और एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हों, उस समय तो और बिंदास होकर के खेलने की ज़रूरत है।
और बिंदास क्यों कर रहा हूं मैं आपको? हम पहले इतना अभ्यास कर चुके होंगे कि वहां कुछ नया होता नहीं है। ठीक है, हम इतने तरह से प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं कि उन्हीं सब प्रश्नों को मिलाकर के कोई नया प्रश्न बन जाता है। 57 के विद्रोह पर ही टॉपिक के भीतर से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में एक प्रश्न पूछा गया, मैं अभी डिस्कस कराऊंगा इस टॉपिक खत्म करने के बाद। भाई 13 से तो ये सिलेबस में मैं इसी फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। 13 से 20 के बीच में दो प्रश्न पूछे गए हैं 57 के विद्रोह से, और दोनों प्रश्न बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, इससे कुछ नहीं करना है उसमें। इनफैक्ट 15-16 वर्षों से जो भी प्रश्न को हमने जो है एक जगह कंपाइल किया है, सारे चीज का प्रश्नों को हम करवाएंगे। तो टॉपिक को समग्रता में पढ़ना है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? एक एक और क्वेश्चंस लिख लो आप कारण पे ही। देखो, 1857 के विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर अवश्य हुई। धर्म को लेकर अवश्य हुई, लेकिन विद्रोह के लिए केवल धार्मिक कारण ही उत्तरदायी नहीं थे। उत्तरदायी नहीं थे, स्पष्ट करें। सबसे पहले हमेशा आदत डालो, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें टॉपिक के सारे बिंदु, जैसे हमने कहा 57 के विद्रोह के कारणों को संक्षेप में लिखे, पहले तो हमें कारण पता हो तभी हम आगे किसी बिंदु पर बात कर पाएंगे, है कि नहीं? तो जो मैं कहता हूं ना कि आपको एक तो बेसिक का मतलब पता होगा कि टॉपिक में क्या पढ़ना है, फाइनल नोट्स उसके बन गए हैं, कंटेंट आपको ध्यान में है। ठीक है, और आपको ये पता है कि अब इसी को बार बार पढ़ना है, तो हम लोग कहते हैं ना बेसिक तैयारी। कई बार ना बेसिक का मतलब अलग अलग टीचर के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मेरे लिए बेसिक का मतलब ये होता है, शायद आपके लिए भी हो, कि टॉपिक की समझ बन जाए कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, उस पर एक आपका नोट्स तैयार हो जाए जिसको आप यूज कर पाए। जीवन भर इम्प्रूवमेंट करेंगे ना तब भी स्कोप खुला रहता है, बट एक ऐसा नोट्स तैयार हो जाए जिसको आप यूज कर सकें यहाँ पे, है ना, बेस जिसको हम कहते हैं, और वो कंटेंट आपको ध्यान रहे। मेरे लिए बेसिक का मतलब ये होता है, जैसे मॉडर्न इंडिया में का क्या पढ़ना है, हर टॉपिक पे नोट्स बनते चले जाएं, तो बेसिक आपका तैयार है कि 70-80% आपकी तैयारी हो गई है। इसके बाद आती है उसको कन्वर्ट करने में, राइटिंग में, है ना, वो भी टाइम लेता है, कुछ महीने। सैकड़ों राइटिंग करोगे आप, 2 4 5 से बात नहीं बनती है। हर टॉपिक पे 10 20 राइटिंग करोगे आप एकदम फ्री होकर के। तो पहली चुनौती कि हम पढ़ते कैसे हैं, चीज़ों को लिंक कैसे करते हैं, क्योंकि हमें चीज़ों की समझ होगी तभी हम राइटिंग करेंगे। राइटिंग एकदम शुरू नहीं हो जाएगा। ये भी मत सोचिएगा कि एकदम राइटिंग सरल जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट ही कर देंगे और लिखना शुरू कर देंगे। तो स्टेप को जंप नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप स्टेप को जंप करोगे ना, बिना समझे पढ़ोगे, बिना नोट्स बनाओगे, पढ़ने की कोशिश करोगे तो लिख ही नहीं पढ़ पाओगे। एक आधा आप लिख दो कि दूसरे क्वेश्चंस में फंस जाओगे। टॉपिक को समझना है, उस पर एक नोट्स होने चाहिए। कभी भी ना, बहुत ये ज़माना नहीं है कि कोई बहुत आइडियल कुछ नोट्स आपके होने चाहिए। किसी एक किताब के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं से नोट्स नहीं बनाए जाए, बस आप अभ्यास करोगे। यदि 2 पॉइंट्स कम भी होंगे, मैं फीडबैक तो आपको दे ही दूंगा। 57 के विद्रोह पे आपने मान लो 10 क्वेश्चंस की राइटिंग करी, तो फीडबैक, फिर 20 फीडबैक आ गए। बहुत फीड 20 फीडबैक बहुत है। तो थोड़ी बहुत यदि चीज़ें रह जाती हैं ना 19-18 तक, वो तो प्रोसेस में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक दो पॉइंट छूट जाएंगे तो आप, कभी भी कहा जाता है ना बेसिक ठीक होना चाहिए, जैसे फाउंडेशन वर्ड यूज किया जाता है।
तो फाउंडेशन का मतलब ही कई बार नहीं समझ में आता है कि फाउंडेशन का मतलब क्या। हिस्ट्री में फाउंडेशन का मतलब यही है जो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप कितना अभ्यास करते हो क्यों। आज मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कल फिर मैं एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, परसों फिर एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आज वाले टॉपिक पर आप परसों प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो आपका बेसिक काम मैं आपको बताता चला जाऊंगा। कोचिंग खत्म होने के बाद जब दोबारा आप रिवीजन करोगे तो आपके पास मौका होता है कि सभी टॉपिक पे प्रैक्टिस करो, इकट्ठे प्रैक्टिस करो, है कि नहीं। तो उसके बाद प्रैक्टिस का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं उस पर रीडिंग्स की जाती हैं। ठीक है, उसको उसको दूर किया जाता है। तब जा करके वो सारे जो लूप होल्स वगैरह होते हैं, जो कमियां रह जाती हैं, वो दूर होती हैं। फिर आपका कॉन्फिडेंस बबल करता है, फिर आप धमाकेदार तरीके से ना, आपके हाथ एकदम लिखने को बेताब हो जाएंगे। कुछ भी लाओ आप, मैं लिख दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मेरे लिए बेसिक और फाउंडेशन का मतलब ये है। और पूरे सिलेबस में आप इसको लागू करिएगा। आप कभी भी परेशान होंगे ना, तो आप देखिएगा कि किसी भी टॉपिक में आपको याद हो टॉपिक में क्या पढ़ना है, समझ में नहीं आया एक, या फिर आपको कोई एक अच्छा कंटेंट नहीं मिला जिससे आप इस टॉपिक को पढ़ पाए, तो समझ पाए, तब लिखने की बात होती है, इसके पहले नहीं। तो कभी भी परेशान है ना, तो या तो सोर्स की समस्या है, क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, या ठीक से नोट्स नहीं बना पाए हैं, कंटेंट नहीं है हमारे पास, या टॉपिक की समझ ही नहीं बन पाई कि हमें इसमें करना क्या है, कितनी चीज़ों को पढ़ना है। कभी भी परेशानी होगी, या फिर हमने पढ़ तो लिया, आप लिख नहीं पा रहे हैं। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आइडेंटिफाई तुरंत हो जाता है, अच्छा इस स्टेज पे प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप अलग से कॉपी रखिए। हम लोग जो भी सुझाव देते हैं, और भी टीचर जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जितनी भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, तो आप उन सब सुझावों को एक अलग कॉलम बनाइएगा ना, तो धीरे धीरे आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। देखो, एक बार सुनना और वाह वाह करना, वाह, है ना, क्या करना, वाह और फिर उसको आदत में लाना, हैबिट में लाना, दोनों में वक्त लगता है। जब वो हैबिट में आ जाता है ना, ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो है आपका हैबिट में आ जाएगा, तो फिर आप उसको कई जगह यूज करने लग जाएंगे। और हैबिट में अभ्यास से ही आता है। तो सुझाव भी हैबिट में तभी आएंगे जब आपने नोट किया होगा, वो बार बार उसका रिवीजन करो, अमल करो। जब समस्याएं आए तो कोई फार्मूला को लागू करो उस पर। जब भी कोई समस्या आए तो फार्मूला को लागू करो। ठीक है, कारण की चर्चा हो गई है आपसे। ठीक है, अब हम लोग तथ्यात्मक जानकारी घटनाक्रम के बारे में एक खाका खींचते हैं। इसमें आपको अपने, जो हमारे द्वारा इंस्टीट्यूट का प्रिंटेड मटेरियल दिया गया है, वो यूज करना है। इसमें क्या है, आप देखोगे जैसे विद्रोह के केंद्र, जिसे मान लो हमने यहाँ लिखा दिल्ली। ठीक है, हाँ हमने लिखा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। यहाँ हमने लिखा वक्त खां। अब बहादुर शाह जफर के सामने ये पूरे विद्रोह के नेता थे। लाल किले पर इन पर मुकदमा चढ़ा था और इन्हें रंगून जो है निष्कासित कर दिया गया, और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। बख्त खां दिल्ली में एक समिति बनाई गई थी, उस समिति के वो अध्यक्ष थे। तो जितने प्रमुख नेता हैं ना, 8-10 उनके बारे में हमने एक एक पैराग्राफ में टीका टिप्पणी भी कर रखी है। ठीक है,
जितने प्रमुख नेता हैं। तो पहले तो आपको केंद्र और नेता, जैसे हमने लिया झांसी, लक्ष्मीबाई, बरेली, खान बहादुर खान, लखनऊ, बेगम हजरत महल, और कानपुर में नाना साहब, राव साहब, अजीमुल्ला तात्या टोपे। ऐसे करके ना आपको ये नेताओं के नाम, जो विद्रोही नेता थे, उनको ध्यान में रखना है। क्लियर सभी को ना? और चूंकि शुरुआत हो गई थी धीरे धीरे, हमने क्या बताया, 57 में पूरे नॉर्थ इंडिया के हर बड़े शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजों को चुनौती दी गई। अंग्रेजों ने खुद माना है कि यह विरोध जो था तूफान की तरह था। भारतीय शासकों ने यदि साथ नहीं दिया होता, और भी शासकों ने, तो ये तूफान हमें बहा ले जाता, उड़ा ले जाता। अंग्रेजों ने खुद माना है इस बात को। ठीक है। फिर हरियाणा में राव तुल्ला राम है, मेरठ में कदम सिंह है, मथुरा में देवी सिंह है, गोरखपुर में गजाधर सिंह हैं, फैजाबाद में अहमदुल्ला हैं। मतलब ये सब नाम नोट्स के अंदर आपको दिए हुए हैं। आपने केंद्र और नेता, वर्ष में मत जाइएगा। 57 से 1858 का लास्ट यही है। तुम आप महीने वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है आपने, बस ये मेन ध्यान रखना है आपको। समझ में आ रही है बात सभी को? और यूपी से बाहर निकलोगे, बिहार में कुंवर सिंह हो गए, असम में मनी राम है, इलाहाबाद में लियाकत अली हैं, बनारस में आम लोग थे, कोटा के नेताओं का भी नाम उसमें दिया हुआ है। फिर अलग अलग क्षेत्रों में भी आप जाओगे, मान लो हैदराबाद, मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, लंगूजी बापू, ऐसे करके ना कई करके, कहीं सोनाजी पंडित हैं, गुलाम गौस हैं। नए शोध में नई नई जानकारी आई है। तो आप बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम मद्रास में कोई एक नाम, हैदराबाद में कोई एक नाम, है ना, जितना आपसे याद रह पाए। जो लोकप्रिय बड़े नाम हैं 7 8, उसके बारे में एक एक पैराग्राफ दे रखा है, बाकी हमने टेबल बना के ऐसे दे रखा है। तो आप अपने नोट्स में इसे देख लीजिएगा। कल जो विद्रोह वाला नोट्स हमने बताया था ना आपको, उसी में जनजातीय विद्रोह भी है, और उसी में किसान विद्रोह भी है, उसी में 57 का भी विद्रोह है। तो 57 के विद्रोह में आ जाइएगा, 8 10 पेज में वो जरूर है। उसमें ये आपको ही मिल जाएंगे घटनाक्रम के बारे में। ये जो काम मैं बताता हूँ, ये आज के आज फाइनल करना है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। वहां से डायरेक्ट नहीं पढ़ना है आपको, बल्कि आपको अपने कॉपी में पढ़ के लिखना है। घबराइएगा नहीं कि हमने लिखने में 2 पॉइंट ज़्यादा लिख दिया, 2 पॉइंट कम लिख दिया, लिख दीजिएगा। आप कम से कम केंद्र और नेता तो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। और लिख दीजिएगा जो जानकारी है उसके बारे में नोट्स में दी गई है। क्लियर सभी को? ये ना पूरी तरह से तथ्य आधारित होता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है हमें मेंस में। बट मेंस में इसका रोल उदाहरण की तरह होता है। मीन्स में इसका रोल उदाहरण की तरह होता है, एग्जाम्पल की तरह होता है। क्लियर? अब हम लोग आ, इसका हमने आइडिया दे दिया आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है। इसी से संबंधित कुछ और चीज़ें जो आपको नहीं मिलेंगी नोट्स में, ये सब तो नोट्स में दिया हुआ है, कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। आप एक लिख लीजिए आप, विद्रोह से संबंधित प्रमुख विचार। प्रमुख विचार ये आईएएस में तो नहीं पूछता, लेकिन पीसीएस में पूछता है, कभी आ भी सकता है। इसमें पहला लिखिए आप, सैयद अहमद खान।
इन सब ने 57 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना है। एक थे खान लॉरेंस, लॉरेंस थे। हमने क्या देखा, सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन केवल सैनिक विद्रोह ये नहीं है। ज़्यादातर लोगों का ऐसा तर्क क्यों होता था कि अंग्रेज लंबे समय तक कहते थे कि ये सिपाही म्यूटनी है, भाई सैनिकों को हम अनुशासित कर रहे हैं, वो होना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने विरोध किया। तो अंग्रेज ही बार बार सैनिक विद्रोह ही कहते थे, ताकि यदि वो मान ले कि ये नागरिक विद्रोह है, इसका मतलब आम लोगों की व्यापक भागीदारी थी इसमें, इसका मतलब है कि ब्रिटिश नीतियों से असंतोष बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने बार बार इस बात को ढकने की कोशिश की, कहने की कोशिश की। इन विद्वानों ने ये बात खुल करके कही है ना। वीडी सावरकर के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग भी। वीडी सावरकर जी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिख लीजिए आप यहाँ पे कि स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने माना है। एक आरसी मजूमदार हैं। इनका भी स्टेटमेंट बड़ा हिट था। इन्होंने कहा था, न तो ये प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय। न तो ये प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय। एक और लिख लें आप, टी आर होम्स। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष माना है। एक लिखें डिजरेली। इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह माना है। ये कुछ प्रमुख हैं, इतना ध्यान रखेंगे आप तो बढ़िया रहेगा। तो विद्रोह के ऊपर कुछ प्रमुख विचार हैं जो किताबों में प्रायः मिल जाते हैं। कुछ प्रमुख बुक्स के बारे में आप लिख लो, प्रमुख किताबें। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर की किताब है ये। जब 50 वर्ष पूरे हुए थे ना, तो ये किताब 1907 में वीडी सावरकर ने लिखी थी। 50 साल पूरे हुए थे। एक लिखो आप, किताब का नाम ही है 1857। इसके लेखक है एस एन सेन। 1957 में, 100 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, किताब का नाम है 1857, लेखक है एस एन सेन। 1957 में 100 वर्ष पूरे होने पर। इसी में लिख लीजिएगा कि भारत सरकार की परियोजना का एक भाग था। भारत सरकार की परियोजना का एक भाग था। भारत सरकार की परियोजना का एक भाग था ये। ठीक है, लिखो। एक लिख लो, मजूमदार की किताब का भी नाम लिख लो। लिखो,
द सिपाही म्यूटनी, द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, एक और लिख लो, जोशी करके हैं, पीसी जोशी। लिखो, पीसी जोशी हैं, लिखो रिबेलियन 1857, रिबेलियन 1857। ठीक है, और भी किताबें हैं, कुछ हमने रख दिया आपको, जो प्रैक्टिस के दौरान एकदम खाली नहीं रहोगे आप। कोई एक आधा क्वेश्चन पेपर आएगा, यदि इसमें से बना तो ठीक है, वरना कुछ नई जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ें अलग से ध्यान रखनी है तथ्यात्मक जानकारी में, घटनाक्रम में। विद्रोह के केंद्र और नेता के अलावा उसमें 8-10 नेताओं का हमने फोटो वगैरह भी दे रखा है नोट्स में, और एक एक पैराग्राफ में उनके बारे में बता रखा है, वो सब देख लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन है, मोहम्मद अंसार ने पूछा है कि डलहौजी की नीतियों को कैसे लिखेंगे, एक बार और बता दीजिए, समझा दीजिए। जब मैं समझा रहा था भाई तुम कहाँ थे? मैंने ये कहा जैसे डलहौजी गवर्नर जनरल है, ठीक है, तो डलहौजी की नीतियां जैसे आपसे पहली नज़र में क्या होगा, आप केवल राजनीतिक नीतियों की बात करोगे, विस्तारवादी नीति की। पर डलहौजी का कार्यकाल आपको पता है ना, 14 से 56 है। तो राजनीति वाली तो बता ही दो आप। समाज सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए, तो उससे भी लोगों में गुस्सा था। 1850 में निर्योग्यता कानून डलहौजी के समय बना, उससे भी लोगों के समय बना। निःशुल्क डाक टिकट वाला कानून डलहौजी के समय बना, उससे भी सैनिकों में असंतोष था। तो सभी कारणों में कहीं ना कहीं डलहौजी दिखेगा आपको, क्योंकि डलहौजी तो गवर्नर है ना। तो मैंने ये कहा था कि पहली नज़र में आप केवल राजनीतिक कारणों को ही बताओगे, जबकि वो गलत हो जाएगा, वो अधूरा रह जाएगा, गलत नहीं होगा, सॉरी, अधूरा रह जाएगा। आप सामाजिक कारण उनके लिए भी उत्तरदायी है, धार्मिक कारण भी उत्तरदायी है, सैनिकों में असंतोष के लिए भी है, आर्थिक कारण के लिए भी है। तो डलहौजी की नीतियां सभी क्षेत्रों में आपको बतानी पड़ेंगी। क्या करना है आपको, 48 से 56 आपको ध्यान होना चाहिए, नोट्स नोट्स को ठीक से आप क्लास नोट्स को पढ़ लोगे बस। दूसरा सवाल, अगर सफल हो जाता तो क्या दोबारा राज की व्यवस्था लौट आती, किस दिशा में जाता? अच्छा, थोड़ा इंतजार कर लो, अभी हम परिणाम, असफलता के कारण मुद्दों पर बात करेंगे, तो आप मुझे याद दिला देना एक बार। मैं चाहता हूँ कि जानकारी थोड़ी ठीक ठीक हो जाए आपके पास। अब परिणाम वगैरह भी हम पढ़ लें, आप तब इस प्रश्न पे हम कुछ भी बात करेंगे आपसे, मुझे ध्यान रहेगा, ठीक है अजय? मुझे भी ध्यान रहेगा, बट जब हम एंड की तरफ आए तो दोबारा क्वेश्चंस रिपीट कर देना, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 मिनट आपको देते हैं, कोई सवाल अगर किसी को पूछना है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को लिखना जो हमने आपको बताया, पढ़ सकता है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं एग्जाम में। और मज़ा भी बहुत आता है जब कोई इसकी कोई स्टेब्लिश रूल तो होती नहीं है, बस इसमें ये होता है कि आपकी जानकारी कितनी अच्छी है, ठीक है? और इसका मकसद ये होता है कि मान लो आप जिले में एसपी हो, डीएम हो, एकदम से कोई नई सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो अब क्या करोगे, मतलब, है ना, कैसे उसको हैंडल करोगे, तो ये सब मकसद होता है। तो तथ्यात्मक जानकारी की भी हमने बात कर ली थी, घटनाक्रम के बारे में बात करी। अब हम लेते हैं सामाजिक आधार की बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी विद्रोह या मूवमेंट या क्रांति, यानी कुछ भी जो हम कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें कौन कौन लोग हैं। जैसे किसान अभी आंदोलन चल रहा है भारत में, हमने कह दिया कि किसान है, किसान तो हैं ही, बट उसमें आप देखोगे
तो नेता, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी इन्वॉल्व हैं और स्थानीय लोग भी सहयोग कर रहे हैं जो किसान नहीं भी हैं। ठीक है, उसमें देखोगे आप स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम वर्ग की बात करते हैं। किसानों की भी बहुत कैटेगरी होती है, कोई एक तो सिर्फ किसान ही तो है नहीं, है ना। सामाजिक आधार की बात करें हम, ठीक है, किन वर्गों ने भाग लिया, लिखें आप जरा। भाग लेने वाले वर्ग। असंतुष्ट शासक, कौमा, जमींदार, असंतुष्ट सैनिक, कारीगर, किसान, छोटे व्यापारी। ठीक है, छोटे व्यापारी, कौमा, आगे लिखिएगा आप, मजदूर, मजदूर, कौमा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जनजातीय समाज के लोग, जनजातीय समाज के लोग तथा तथा विद्रोहों में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों की भागीदारी दिखी। दोनों ही संप्रदायों की भागीदारी दिखी। दोनों ही संप्रदायों की भागीदारी दिखी। ठीक है, तो जिन वर्गों ने भाग लिया, हमने कहा असंतुष्ट शासक। तथ्यात्मक जानकारी के फायदे क्या होंगे? बहादुर शाह जफर एग्जाम्पल के तौर के, खान बहादुर खान, हजरत महल, नाना साहेब। अब चार पांच शासकों के नाम। असंतुष्ट जो जमींदार थे जैसे कुंवर सिंह, सैनिक जैसे बंगाल की सेना, है ना, कि एक बड़ी संख्या में सैनिक, जिसकी अवध के 75,000 सैनिक थे मान लो। कारीगर, किसान, शिल्पी, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय, दोनों समाज के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। महिलाओं की भी भूमिका थी, आम लोगों की भी भूमिका थी, जनजातीय समाज की भी भूमिका थी, है ना। तो भाग लेने वाले वर्ग। अगला पॉइंट लिखो नोट करके। सरकार को समर्थन देने वाले। अच्छा, एक बात और रूढ़िवादी वर्ग भी लिख लेना इसमें। रूढ़िवादी वर्ग, रूढ़िवादी वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप नोट करके, सरकार को समर्थन देने वाले वर्ग। अधिकांशतः भारतीय शासक। अधिकांशतः भारतीय शासक जैसे
जोधपुर, पटियाला, भोपाल, ग्वालियर। जोधपुर, पटियाला, भोपाल, ग्वालियर इत्यादि के शासक। ठीक है। अधिकांशतः भारतीय शासक, कुछ ही असंतुष्ट लोगों ने विद्रोह किया था ना, बाकी तो साथ दिया था अंग्रेजों का। अधिकांशतः जमींदार तथा विद्रोह के दौरान अवध के जमींदारों को भी अवध के जमींदारों को भी जमींदारों को भी जमींदारी की वापसी का आश्वासन दिया गया। जमींदारी की वापसी का आश्वासन दिया गया। ठीक है। वापसी का आश्वासन दिया गया। कॉमा देकर लिखो। अधिकांशतः सैनिक, जैसे मद्रास एवं बॉम्बे के सैनिक तथा सिख एवं गोरखा सैनिक, सिख एवं गोरखा सैनिक, कॉमा देकर लिखोगे। बड़े व्यापारी एवं महाजन, बड़े व्यापारी एवं महाजन, बड़े व्यापारी एवं महाजन। कर लिया आपने नोट? बड़े व्यापारी एवं महाजन इत्यादि कर लीजिएगा। तो जिन वर्गों ने सरकार का साथ दिया था, है ना, अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाया था, केवल अपने दम पे नहीं, सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ था, है ना। जमींदारों का मतलब समाज का प्रभावी वर्ग उनके साथ ही था। नोट में अगला पॉइंट लिखो। भारतीय शिक्षित वर्ग विद्रोह के दौरान तटस्थ था। तटस्थ करने का मतलब न तो ये सरकार के साथ है, ना ही विद्रोहियों के साथ। इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा क्यों किया, एक तो इनकी संख्या बहुत कम थी, मतलब गिने चुने लोग रहे होंगे 57 में, है ना। 57 में तो पहली बार 3 विश्वविद्यालय ही खुला, तो शिक्षा बहुत वैसे ही कम था। तो फिर एक वैचारिक महत्व होता है। विद्रोहियों के साथ देने का कोई बहुत महत्व था नहीं, ना इनका कोई संख्या बल बहुत ज्यादा थी, ना विद्रोही इनको बहुत महत्व देते। बट इन्हें ये पता था कि विद्रोहियों के साथ जाने का मतलब है कि पुरानी व्यवस्था की ओर लौटना। तो कोई बहुत विचार भी इन्होंने खुलकर नहीं दिया समर्थन में। ठीक है। और दूसरी तरफ सरकार के साथ भी नहीं थे ये। सरकार के साथ नहीं थे तो कहीं ना कहीं इन्हें भी इस बार, एक तो संख्या वाला पहलू तो हमेशा है, इनके साथ देने न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी इस समय। लेकिन कहीं ना कहीं एक तो इनको भी पता था कि भाई सरकारी नीतियों को लेकर के असंतोष है। सरकारी नीतियों को लेकर असंतोष है ना। तो न तो ये सरकार के साथ थे, ना ही विद्रोहियों के साथ थे, तटस्थ थे। ठीक है। तो सामाजिक वर्ग की जब चर्चा होती है, भाई किन वर्गों ने भाग लिया, लेकिन आपको राइटिंग में कई बार ना अलग से मौका नहीं मिलेगा, तो आपको पास एक अरेंज पॉइंट होता है, तो आप उसको राइटिंग में यूज कर लेते हैं। थोड़ा प्रसार के बारे में लिख लो आप, क्षेत्रीय प्रसार के बारे में। देखिए, प्रारंभ में यह माना जाता था, प्रारंभ में यह माना जाता था कि विद्रोह का प्रसार मुख्यतः उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक सीमित था। लेकिन आधुनिक शोधों में
लेकिन आधुनिक शोधों में दक्षिण पश्चिम एवं पूर्वी भारत से भी विद्रोह के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वी भारत से भी मतलब अखिल भारतीय स्तर पे विद्रोह के प्रमाण मिलते हैं, है ना। ठीक है।